तो उसका दिन आज आ गया। कहानी एक फिल्म जो आई थी 2007 में शायद या 8, शूट आउट एट लोखंडवाला, और इसी से जुड़ी हुई तमाम बातें थी, जो सच्चाई है वो आप लोग जानना और सुनना चाहते थे। तो इसके लिए कई लोगों से मैंने बात की, उस वक्त के जो जर्नलिस्ट थे उनसे भी बात की, और जितनी भी इसमें रिसर्च कर सकता था वो तमाम चीज़ें लेकर आपके सामने हूँ। बट इस कहानी पे आए उससे पहले थोड़ा सा कहानी के बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। एक तो ये जो शूट आउट हुआ था लोखंडवाला में, ये शायद हिंदुस्तान में इकलौता शूट आउट था उस वक्त जिसकी बाकायदा लाइव शूट किया गया न्यूज़ चैनल पे। हालांकि तब 91 में न्यूज़ चैनल नहीं हुआ था, इंडिया में इतने सारे थे नहीं। एक दूरदर्शन था, पता नहीं शायद जी शुरू हो चुका था, और कोई इतनी मारा मारी नहीं थी जिस तरीके से आज न्यूज़ चैनल है। एक लेकिन न्यूज़ मैगजीन हुआ करता था, न्यूज़ ट्रैक, और न्यूज़ ट्रैक वो इंडिया टुडे ग्रुप का ही है, जो VHS की शक्ल में आता था और काफ़ी पॉपुलर था। तो न्यूज़ ट्रैक ने इस एनकाउंटर को, जो करीब 4 घंटे के करीब चला, इसको लाइव रिकॉर्ड किया था। डे लाइट, दिन दहाड़े एनकाउंटर की भी शायद ये बड़े कम घटनाओं में से एक है। इस एनकाउंटर को लेके बहुत सारी उंगलियां उठी बाद में। 4 इंक्वायरी कमीशन बैठी, 3 में से उसमें सारे जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व थे, ATS और वो तमाम लोग, उनको बरी भी कर दिया गया। जो कहानी और जो जिस वक्त ये शूट आउट हुआ उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि 1985 के बाद से, बल्कि 84 के बाद से ही 1995 के बीच में मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड और के चेहरे को लेके एक अजीब सी तब्दीली आई, एक चेंजेस आया। 80s से पहले तक जो मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया थी पूरी, इसमें जिनका कब्जा था वो या तो करीम लाला या फिर वर्धा भाई या फिर हाजी मस्तान, ये लोग थे। लेकिन इनके दौर में ये था कि सड़क पर खून खराबा, एनकाउंटर, ये चीज़ें होती नहीं थी, क्योंकि जो तीनों अंडरवर्ल्ड के लोग थे ये आपस में ही समझौता करते थे कि कौन सा इलाका किसका इलाका बटा हुआ था, कौन सा धंधा कौन करेगा। तो ये सारे उन चीज़ों में उतने नहीं थे। लेकिन 80s के दशक में धीरे धीरे करीम लाला, वर्धा भाई और हाजी मस्तान, इनका वर्चस्व थोड़ा कम होता गया। फिर इन लोगों ने लाइन भी बदल ली, उम्र भी हो गई थी, कुछ राजनीति की तरफ चले गए, कुछ ने ये धंधा अपने बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दिया। और उसी वक्त जब ये अंडरवर्ल्ड में ये 3 धुरंधर अपने ज़माने के धीरे धीरे हाशिए पे जाने लगे, तो फिर नए गैंग ने पनपना शुरू किया, जिसमें दाऊद इब्राहिम, अरुण गवली, छोटा राजन, इनका मुंबई पे धीरे धीरे कब्जा होना शुरू हुआ। और इनके कब्जे के साथ ही तस्वीरें भी अंडरवर्ल्ड की बदलने लगी। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के धंधे में है, उनसे उगाही, उनसे वसूली, ये सारी चीज़ें, धमकाना, एक्सटॉर्शन, और ये सारी चीज़ों ने अब एक अंडरवर्ल्ड की नई पहचान बनती गई। और इसके साथ वर्चस्व गैंग पे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके लिए जो खून खराबा, शूट आउट, एक दूसरे के गैंग को सड़क पे खूनी जंग, ये सारी चीज़ें होने लगी। और यही वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो है वो सिर्फ मुंबई तक नहीं सिमटी, बल्कि मुंबई से निकली, अहमदाबाद पहुंची, हैदराबाद पहुंची, बेंगलोर पहुंची, कोलकाता पहुंची, यहाँ तक कि भोपाल पहुंची, देश की सरहद के बाहर फिर दुबई पहुंची, लंदन पहुंची, साउथ अफ्रीका पहुंची। तो अंडरवर्ल्ड के लोगों का दायरा फैलता गया, और इनके जो लोग थे इन जगहों पे, इन मुल्कों में धीरे धीरे अपना पाँव पसारना इन्होंने शुरू किया। बाद में इसमें कराची भी शामिल हुआ। तो पुराने गैंग, पुराने धुरंधर गायब हो गए, नए गैंग ने मुंबई में अपना दबदबा जमाना शुरू किया। और उस वक्त उनको नए नए लोग चाहिए थे, नए नए शूटर चाहिए थे। तो वो कौन लोग थे जो जुर्म की दुनिया में तेज़ी से अपना नाम कमा रहे थे, जो इस तरीके से कत्लेआम करें, शूट आउट करें, ऐसे लोगों के ऊपर नज़र थी। दाऊद इब्राहिम धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा था पूरे मुंबई पर, और फिर छोटा राजन का जब साथ मिला तो दाऊद इब्राहिम और ज़्यादा ताकतवर हो गया। और फिर इन दोनों ने मिलकर मुंबई पे एक तरह से एक छत्र राज इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें चल रही थी, अलग अलग लड़के, अलग अलग लोग इनके लिए काम कर रहे थे। उसी दौर में एक नया नाम आता है सामने, और उस नया जो नाम था वो था माया डोलास, जिसका असली नाम था महिंद्रा डोलास। महिंद्रा डोलास एक आम परिवार में पैदा हुआ।
मुंबई ITI से इसने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद फिर इसका जो लाइन थी वो क्राइम की दुनिया की तरफ चली गई। और उस वक्त एक अशोक जोशी गैंग काम कर रहा था मुंबई में। तो माया डोलास अशोक जोशी के गैंग को ज्वाइन कर लेता है और उसके लिए ही काम करना शुरू कर देता है। गैंग काम कर रहा था, इधर दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अशोक जोशी के गैंग से दाऊद इब्राहिम के गैंग का 36 का आंकड़ा था। और इसी दौरान में जो माया डोलास था, इसके साथ कई लड़के थे जो अशोक जोशी के गैंग में काम कर रहे थे। और ये खुद एक शूटर था जिसमें दिलीप बुआ, ये सबसे कहते हैं कि ज़्यादा खतरनाक था, माया डोलास से भी ज़्यादा। अनिल पवार, राजू पुजारी, अशोक नाटकर्णी और माया डोलास खुद, तो ये लोग काम कर रहे थे अशोक जोशी गैंग के लिए। दाऊद इब्राहिम के गैंग से झगड़ा था, एक जगह पे फिर इनकाउंटर होता है, दाऊद इब्राहिम अपने लोगों को भेजता है, अशोक जोशी गैंग पे हमला होता है और उस हमले के बाद अशोक जोशी गैंग कमज़ोर पड़ जाती है, अशोक जोशी मारा जाता है। उसकी मौत के बाद ही फिर माया डोलास जो है वो इस गैंग से अलग हो जाता है, क्योंकि अशोक जोशी रहा नहीं। और धीरे धीरे माया डोलास छोटा राजन के करीब आना शुरू कर देता है और फिर वो छोटा राजन के ज़रिए वो दाऊद तक पहुंच जाता है, क्योंकि छोटा राजन और दाऊद तब तक एक हो चुके थे। तो वो दाऊद के लिए काम करता है, दाऊद के लिए वो दाऊद का मेन शूटर बन गया, दाऊद के लिए उगाही का काम करना, दाऊद के लिए धमकी देने का काम करना। और इसी दौरान में माया डोलास ने अपने साथ दिलीप बुआ को भी मिला लिया। तो ये लोग मिलकर अब काम करने लगे दाऊद के लिए, ख़ासतौर पे छोटा राजन के लिए, क्योंकि ये कायदे से ये लोग माने जाते थे छोटा राजन के आदमी, और छोटा राजन इनको दाऊद के साथ ले गया क्योंकि वो खुद गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कहते हैं कि 90s के दौर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे दाऊद और छोटा राजन में जो एक कड़वाहट थी वो शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं 93 के मुंबई ब्लास्ट के बाद ये चीज़ें हुई थी, लेकिन एक्चुअली उससे पहले ही शुरू हो गई थी। कुछ तो ये भी कहते हैं कि तब तक दाऊद इब्राहिम ने दुबई में अपना बेस बना रखा था और दुबई में एक बार ऐसा भी हुआ था कि दाऊद और छोटा राजन में कि चलो हम लोग आपस में हिस्सा कर लेते हैं, और कहते हैं कि 10 लाख दिरहम दिया था दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को, और उसके साथ वो धीरे धीरे अब दोनों अलग होना चाहते थे। बाद में ये कहते हैं कि 93 के ब्लास्ट को एक जामा पहनाया गया। छोटा राजन ने कहा कि नहीं, वो राष्ट्रवादी अंडरवर्ल्ड हेड डॉन है और वो राष्ट्र विरोधी डॉन है दाऊद इब्राहिम, तो ये चीज़ें कही गई। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड को करीब से जानते हैं उनका मानना है कि 93 से करीब 3-4 साल पहले ही ये दोनों अलग होने के लिए लगभग तैयार थे, और उसकी वजह ये थी खुद दाऊद के कुछ खास लोगों ने छोटा राजन के बढ़ते कद से तंग आकर दाऊद के चुगली करनी शुरू कर दी थी छोटा राजन के खिलाफ, और उसकी वजह से छोटा राजन का जो कद बढ़ रहा था तो दाऊद के करीबियों को, खास लोगों को ये पसंद नहीं था, तो चाहते थे दोनों अलग हो। तो कहते हैं दोनों में समझौता हो गया था उसी वक्त अलग होने का। लेकिन छोटा राजन के जो लोग साथ काम करते थे वो बड़े वफादार थे छोटा राजन के, और उनमें से ये खुद माया डोलास भी था जो दाऊद का शूटर था मेन, दिलीप बुआ भी था। तो जब इन दोनों में ये दूरियां पैदा हुई और ये हुआ कि अब अलग होना है, तो कहते हैं उस वक्त तक माया डोलास जो है उसका कद बड़ा बढ़ गया था। उसने कई ऐसे इंसिडेंट किए थे, सरेआम खून खराबा, गोली चलाकर भागना, जिसकी वजह से उसका अचानक मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम होने लगा था। और छोटा राजन और दाऊद के अलग होने की खबर उस तक भी थी, तो जाहिर सी बात है कि अब माया डोलास भी छोटा राजन गैंग में ही जुड़ता, क्योंकि वो छोटा राजन का आदमी था। तो ये चीज़ें चलती रही, अंडरवर्ल्ड में एक दरार पड़ चुकी थी दाऊद और राजन में। अब धीरे धीरे जो दोस्त थे वो एक दूसरे को काटने के लिए आ गए, एक दूसरे के गैंग को कमज़ोर करना शुरू कर दिया, और गैंग तभी कमज़ोर होता जब उसके लोगों को आप मारना या फिर उसको निपटाना शुरू करें। तो इसी छोटा राजन और दाऊद के बीच की इस कशमकश और दूरियों ने ही कायदे से कहें तो शूट आउट एट लोखंडवाला को जन्म दिया। वो कैसे दिया? वो इस तरह के छोटा राजन को कमज़ोर करना था, और उसके लिए उसके जो ख़ास शूटर और दो ताकतवर लोग थे उनको पहले कमज़ोर करना था, और उनमें उस वक्त जो सबसे ऊपर नाम था वो माया डोलास का था।
ये जो लोखंडवाला है ये मुंबई के अंधेरी इलाके में है, और यहाँ पे आप जाएंगे तो अगर आप लोग में से बहुत सारे ने देखा होगा तो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके दफ्तर भी हैं बहुत सारा वहाँ पे, और वहाँ पे इससे वो लोग काम करते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार रहते भी हैं शायद। तो वहीं पे एक अंधेरी में ये लोखंडवाला जिसमें एक स्वाति अपार्टमेंट है, और उस स्वाति अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 2 और 3 ये 2 थे, जिसमें दाऊद के भी कुछ खास लोग और ये जो माया डोलास था और बुआ था, ये सभी लोग वहाँ मौजूद थे। और कहते हैं कि 16 नवंबर 1991 16 नवंबर 1991 को कुछ बिल्डर थे जिनको स्वाति बिल्डिंग में लोखंडवाला के इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आना था, जिनको धमकाया था शायद माया डोलास ने। कुछ वसूली, एक्सटॉर्शन के पैसे की बात और डील होनी थी। इसी बीच छोटा राजन और दाऊद दूरियां बनाना शुरू कर चुके थे। 91 का दौर आ गया था, 93 में ऑफिशियल दोनों अलग हुए मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद। तो दाऊद ने छोटा राजन पे जो पहला एक तरह से उसके गैंग पे हमला करवाया, उसके बारे में जो अंदर की खबर है वो यही है जो लोग बताते हैं, और जो काफी हद तक सच भी है, कि इस स्वाति बिल्डिंग में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के 16 नवंबर 1991 को एक बिल्डर जिसको धमकाया था, बड़ा बिल्डर था वो मुंबई का, वो वहां पे उसको आना था शाम को, और इस बात की खबर दाऊद के लोगों को भी थी। और इस स्वाति बिल्डिंग के उस 2 फ्लैट में उस दिन कुल 7 लोग थे, जो छोटा राजन गैंग के ही सब थे, जिसमें एक दिलीप बुआ, अनिल पवार, राजू पुजारी, अशोक नाटकर्णी, माया डोलास, इसके अलावा 2 और लोग थे। कहते हैं दाऊद ने मुंबई पुलिस को टिप दिया कि ये जो माया डोलास को पुलिस इसलिए भी ढूंढ रही थी कि इसने कई कत्ल किए थे, वांटेड था, और एक बार ये पकड़ा भी गया, इसको जेल भी हुई, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जाते हुए इसने एक पुलिस वाले को चाकू मारा और पुलिस वाले को इंजर्ड कर वो भाग गया था, और तब से ही भागा हुआ था। फिर इसको छोटा राजन और दाऊद का आशीर्वाद मिला, तो ये पुलिस से भागा हुआ भी था, वांटेड भी था, पुलिस पे हमला भी किया था। तो खबर यही है कि दाऊद और मुंबई पुलिस में 85 से 95 के बीच में ये हुआ था कि बहुत सारे जो इनकाउंटर हुए और उसके बाद भी हुए, कहते हैं कई इनकाउंटर जो हुए वो अंडरवर्ल्ड के इशारे पे उनके टिप पे दिए गए, और वो अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे गैंग के लोगों को मरवा देते थे। उन्हीं में से एक किस्सा यहाँ पे ये भी है कि दाऊद इब्राहिम ने ही खुद मुंबई के टॉप पुलिस ऑफिसर को ये खबर दी कि 16 नवंबर को शाम को कुछ बिल्डर वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और ये जो माया डोलास और उसका साथी जो है शूटर दिलीप बुआ, ये वहाँ मौजूद होगा अपने साथियों के साथ। एक खबर ये थी। दूसरी खबर ये थी कि मुंबई पुलिस को एक मुखबिर ने इंफॉर्मेशन दी कि आज स्वाति बिल्डिंग में जो लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये सारे शूटर जो है वो इकट्ठा होने वाले हैं, और ये लोग वहाँ पे कुछ डील वील करने जा रहे हैं। चूंकि वांटेड थे, शूटर थे, और मुंबई पुलिस को तलाश थी। उस वक्त जो एटीएस थी मुंबई की और एडिशनल कमिश्नर थे, शायद एडिशनल कमिश्नर थी मिस्टर ए खान, उनके पास ये जानकारी मिलती है ए खान इसके बाद कि इस बिल्डिंग में इतने लोग हैं और ये सारे वांटेड हैं। दोपहर 12:30 बजे 16 नवंबर 1991 को एक टीम तैयार करते हैं, और उस टीम के साथ उस स्वाति अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले उस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा जाता है, और अलग अलग टीम के अलग अलग लोग निगरानी कर रहे थे। एक इसमें इंस्पेक्टर कवि थे, वो अपने साथ अलग पूरी टीम को लेकर चल रहे थे, बाकी दूसरे जो टीम थी वो अलग चल रही थी, और इनका पहला काम ये था कि बिल्डिंग को घेरना, और सभी सादी वर्दी में थे ताकि किसी को शक ना हो। अब उस अपार्टमेंट में और भी बहुत सारे लोग थे, तो क्रॉस फायरिंग में कुछ भी हो सकता था। तो पुलिस की टीम 3 अलग अलग हिस्सों में बंटती है और इस बिल्डिंग को घेर लेती है। 12:30 बजे ये लोग
निकलते हैं इस बिल्डिंग के लिए। 1:20 के आसपास ये लोग उस लोखंडवाला के कॉम्प्लेक्स के उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं। और सबसे पहले ये तय होता है कि जो सबसे आगे टीम थी, एक तो ये कि जो इनके भागने के जो रास्ते हैं उस पर पुलिस हो, और जिस फ्लैट के अंदर 2 और 3 नंबर में इनके होने की बात थी उसका जो दरवाज़ा है वो एक तो सामने की तरफ खुलता था और एक दरवाज़ा सीढ़ियों की तरफ खुलता था, जिससे सीढ़ी से होकर आप ऊपर अपार्टमेंट में जा सकें। 1:20 पर दोपहर जो इंस्पेक्टर कवि एक टीम की अगुवाई कर रहे थे, वो अपने सब इंस्पेक्टर के साथ, जिनका नाम उस वक्त सब इंस्पेक्टर घारल था शायद, ये उस एक जिस मुखबिर ने जिस फ्लैट के बारे में कहा था उसके डोर को नॉक करते हैं। जैसे ही वो नॉक करते हैं तो कहते हैं कि उनको शायद पता था, अंदर से फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद सबसे आगे इंस्पेक्टर कवि थे, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहना हुआ था। 2 गोली लगती है उनके सीने में, दूसरे सब इंस्पेक्टर को कंधे पे गोली लगती है। इसके बाद फौरन जो है इधर से भी फायरिंग होती है, फिर बाकी फोर्स पीछे से आती है गोलियों की आवाज़ सुनकर। मुंबई पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि उनके जो अंदर में सारे अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उनके पास AK-47 है, क्योंकि जिस तरीके से गोलियां चल रही थी वो AK-47 ही वैसी गोलियां उगल सकती थी। तो फौरन मिस्टर A खान जो थे, जिनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हो रहा था, वो उनको हालात का अंदाज़ा हो जाता है, तो उसी वक्त वो एडिशनल फोर्स मंगाने के लिए गुजारिश करते हैं और फिर वहाँ पे स्पेशल रिजर्व पुलिस फोर्स उसको बुलाया जाता है लोखंडवाला। अब गोलियां चल रही हैं, इसी दौरान में A खान फिर खुद अंदर दाखिल होते हैं। करीब 2:30 बजे, अब तक लगभग 1 घंटा हो गया था, गोलियां लगातार चल रही थी, फ्लैट को घेरे हुए थे। A खान अब लाउड स्पीकर से बाकायदा वहाँ पे ऐलान करते हैं, लोगों से कहते हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें। सोसाइटी के अंदर चूँकि अलग अलग घरों में बहुत सारी फैमिली थी, कोई बाहर ना निकले, खिड़कियों से और दरवाज़ों से दूर रहें, ज़मीन पे लेट के रहें ताकि कोई क्रॉस फायरिंग में गोली ना लग जाए। ये बाकायदा लोगों से बार बार ये लाउड स्पीकर पे वो खुद ऐलान कर रहे थे, और साथ ही वो माया डोलास और उसके साथियों से सरेंडर करने के लिए भी कह रहे थे। लेकिन उधर से कोई सरेंडर की बात नहीं हुई, इधर से गोलियां लगातार चलती रही। इस दौरान में ये भी एक खबर है कि पुलिस में से ही किसी ने मीडिया को खबर किया। उस वक्त मीडिया मतलब न्यूज़ चैनल इतने नहीं थे, जैसा मैंने आपको बताया, प्रिंट के लोग पहुँचे और एक न्यूज़ ट्रैक जो इंडिया टुडे ग्रुप का मैगजीन हुआ करता था, वो वहाँ पे पूरा शूट करने के लिए कैमरामैन और रिपोर्टर हमारे वहाँ पहुँचे, और उन्होंने इस पूरे बिल्डिंग के पास से जहाँ सेफ प्लेस था वहाँ बाकायदा पुलिस ने भी उन्हें कोई रोका नहीं और कहा कि आप इस एनकाउंटर को शूट कीजिए लाइव, और वो पूरा शूट कर रहे थे। गोलियां चलती रही, लाउड स्पीकर से अनाउंस होता रहा, लेकिन अंदर से किसी ने सरेंडर नहीं किया। लगभग 4 घंटे बीत गए। 1:20 पे पहली गोली चली थी, शाम के 4:30 बजे आखिरी गोली चली, और उस आखिरी गोली में जो चली उसके बाद गोलीबारी रुक गई। और इसके बाद जब पुलिस को यकीन हो जाता है कि अब कोई बचा नहीं, तो वही स्वाति बिल्डिंग के अंदर उस फ्लैट में 2 नंबर और 3 नंबर में जाते हैं। उस पूरे फ्लैट की दीवारों पे गोलियों के निशान के अलावा और कुछ नहीं था। अंदर फर्श पे 7 लाशें पड़ी थी, जिनमें से एक लाश माया डोलास की थी। इसके अलावा उसके साथ ही दिलीप बुआ की भी थी। कहते हैं कि जब बाद में उन लाशों को देखा गया और पोस्टमार्टम हुआ, तो अकेले सिर्फ माया डोलास के जिस्म से 100 गोलियां निकली थी, उसको 100 गोलियां लगी थी, और टोटल पुलिस की तरफ से करीब 450 राउंड गोलियां चली थी, 450 राउंड्स गोलियां। इसके बाद ये सारे मारे जाते हैं, बात आई गई हो जाती है। लेकिन अब इस कहानी के बाद दूसरी कहानी शुरू होती है। कहानी कुछ सवालों के साथ सामने आती है। पहला कि ये क्रिमिनल यहाँ पे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। पुलिस को बताया गया कि ये पक्की खबर है कि ये दाऊद इब्राहिम की तरफ से ही पुलिस को खबर दी गई, क्योंकि दाऊद इब्राहिम चाहता था कि ये लोग मारे जाएं। और ये सारी चीज़ें सवाल क्यों उठे, क्योंकि एक तो खुद अंडरवर्ल्ड की तरफ से ये पहली आवाज़ उठी। छोटा राजन ने बाकायदा इस एनकाउंटर को एक फेक एनकाउंटर बताया और कहा कि ये एनकाउंटर जो है वो मेरे पुराने बॉस, जो मेरे पुराने दोस्त
दाऊद इब्राहिम के इशारे पे किया गया। दाऊद इब्राहिम ने ही पुलिस को मुखबरी की, दाऊद इब्राहिम ने ही उनको माया डोलास का पता बताया और दाऊद इब्राहिम के ही कहने पर पुलिस ने उन 7 के 7 लोगों को मारा, जबकि माया डोलास और बुआ जो था ये सरेंडर करने को तैयार थे, आखिर तक ये सरेंडर करना चाहते थे। लेकिन जो उस वक्त लीड कर रहे थे एटीएस के चीफ मिस्टर ए खान, वो ठान कर आए थे कि इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं पकड़ना है, मारना ही मारना, और इसीलिए उस सरेंडर की तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस ने उनको मौका नहीं दिया और 450 राउंड गोलियां चलाईं और इन सबको मार दिया क्योंकि इनको मारना ही था। ये छोटा राजन ने बाकायदा रिकॉर्ड पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये एनकाउंटर फेक था और ये दाऊद के इशारे पे किया गया। इसके बाद इस एनकाउंटर को लेकर बहुत सारे जब सवाल उठे तो अलग अलग इंक्वायरी कमीशन बनी, जिसमें से एक तो ये था कि आपने दिन दहाड़े ये इस तरह का एनकाउंटर जिसमें 450 गोलियां और उस भी एक कंपार्टमेंट के वो एक अपार्टमेंट के अंदर वहाँ पे जिसमें बहुत सारी और फैमिली रह रही है, बहुत सारी जानों को नुकसान हो सकता था, तो ऐसा क्यों और क्या इसकी ज़रूरत थी। दूसरी जो चीज़ उठी वो ये थी कि उस घर से चूँकि इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कुछ चश्मदीदों को भी अपने साथ कहा था आओ और देखते हैं, तो 7 लाशें जब देखी तो उस कमरे से पैसे मिले थे। कहते हैं माया डोलास के वो पैसे थे, वो पूरी जो रकम थी वो 70 लाख रुपए थी। वो 70 लाख रुपए बाद में केस, प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ों से गायब कर दिए गए। कहा गया कि वो 70 लाख रुपए एटीएस के लोगों ने अपने पास रख लिया। उस पैसे को लेकर भी मुंबई पुलिस पे उंगली और ख़ासतौर पे ए खान पर उंगली उठी। बाद में तमाम कमीशन बनी, 3 कमीशन ने जो पहले उसने क्लीन चिट दे दी, एक में फिर भी कुछ सवाल छोड़ दिए गए। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि इस एनकाउंटर को लेकर 2 चीज़ें, एक दिन दहाड़े हुआ एनकाउंटर, नंबर 2 एनकाउंटर को लाइव कवरेज देना, लाइव इसका टीवी पे शूट होना, ये पहला मामला था। हालांकि एटीएस के जो चीफ थे खान, उन लोगों ने ये बाद में बताया कि इस एनकाउंटर का एक फ़ायदा हुआ कि उसके बाद अंडरवर्ल्ड के लोग डरने लगे। कई अंडरवर्ल्ड के लोग तो वहाँ से छोड़कर ही वो भाग गए और मुंबई में रहे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो एक उनका ये भी दलील थी। लेकिन आज भी इस एनकाउंटर को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही उठता है कि ये एनकाउंटर और बाद में कई ऐसे और एनकाउंटर हुए जिसमें चाहे वो प्रदीप शर्मा हो, दया नायक हो, ये सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं नामी, कि मुंबई में ज़्यादातर एनकाउंटर या तो राइवल गैंग के कहने पर, कभी छोटा राजन गैंग के कहने पर पुलिस ने कर दिया, कभी दाऊद इब्राहिम के गैंग के कहने पर कर दिया। क्योंकि बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि मुंबई के पुलिस के बहुत सारे लोग अंडरवर्ल्ड के पेरोल पे काम करते हैं, बल्कि बाकायदा उनको महीना मिलता, तनख्वाह मिलती है, और इसमें पूरा झूठ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हुए, ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले पकड़े गए, ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी जेल गए जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के इशारे पे शूट आउट किया, लोगों को मारा। तो ये एनकाउंटर लोखंड वाला उनमें से एक है। हालांकि जो माया डोलास है उसकी माँ बाद में कोर्ट में गई और जब ये फिल्म भी आई थी शूट आउट एट लोखंड वाला, उसके रिलीज़ पे भी रोक लगाने की बात की। उस फिल्म को लेके बाद में छोटा राजन ने भी कहा कि इसमें गलत दिखाया गया है, और शायद इस फिल्म में एक किरदार खुद जो एटीएस के चीफ ए खान, उन्होंने भी छोटा सा शायद निभाया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, पहली बार कैमरे के सामने आए। इसके बाद ए खान इस एनकाउंटर से मतलब काफ़ी नाम हुआ, लेकिन आगे चल के फिर बदनामी और भी मिली। बाद में जब 93 बल्कि जो बाबरी मस्जिद के बाद मुंबई में दंगा हुआ, राम जन्मभूमि जो विवाद था उसके बाद, तो कहते हैं कि जिस जगह पे पोस्टिंग थी ए खान की, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभाया। शिवसेना बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो मुस्लिम बहुल एरिया था वहाँ पे उन्होंने एक तरफा फैसले जारी किए और जो हिंदू बहुल एरिया था वहाँ के लिए अलग था, तो ये इल्ज़ाम लगा। बाद में जब उनके प्रमोशन की बारी आई तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनना था, लेकिन वो बनाया नहीं गया। तो फिर वक्त से पहले वॉलंटरी उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, 6 साल सर्विस में बाकी थी, और 6 साल पहले रिटायरमेंट लेने के बाद ए खान ने फिर अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी खोली, जो लोगों को बड़े बड़े इंडस्ट्री या जो पर्सनैलिटी होती है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए वो खोली। फिर उनका वो बेटा चला रहा है। बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी जनता दल भी ज्वाइन किया, जनता दल से चुनाव भी लड़ा। अब ये मुझे पता नहीं कि वो जीते कि हारे थे लेकिन ये सारी चीज़ें हुई। पर आज भी शूट आउट एट लोखंड वाला, जो लोखंड वाला के स्वाति बिल्डिंग में शूट आउट हुआ, जिसमें माया डोलास और उसका साथी दोनों दिलीप बुआ और बाकी के 5 लोग और मारे गए, उसको लेके अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी
और मुंबई पुलिस की दुनिया में भी अक्सर बातें होती हैं और ये कहा जाता है कि ये शूट आउट है, एक प्लान शूट आउट था और इसमें सारी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। खुद अंडरवर्ल्ड के लोगों ने टिप दी, दाऊद इब्राहिम के इशारे पे इनकाउंटर हुआ और ये तमाम लोग मारे गए। और इसके बाद छोटा राजन थोड़ा कमज़ोर भी पड़ा अपने इन ख़ास गैंग के लोगों के मारे जाने की वजह से। लेकिन ए खान ने कई जगह इंटरव्यू में, कई जगह पब्लिक फोरम पे कहा है कि ये सब बकवास है। उनके अपने मुखबिर ने खबर दी थी माया डोलास और उसके गैंग के वहाँ होने के बारे में, और जो कुछ हुआ कैमरे में सब कुछ लाइव था, मीडिया थे रिकॉर्ड कर रही थी और देख रही थी। हम अपील कर रहे थे सरेंडर करने के लिए, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो ये फेक नहीं है। तो ये दोनों पहलू है। लेकिन आज भी लोखंडवाला इनकाउंटर की जब बात आती है तो ये दोनों शक और सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। तो ये थी कहानी शूट आउट एट लोखंडवाला की। आज इस कहानी में इतना ही। अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी लाइव कहानी के साथ। इस कहानी से जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे वो बिल्कुल मंडे यानी सोमवार को लेंगे आपसे। तब तक यही दुआ, आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। थैंक यू वेरी मच।